सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्यान शर्मा और आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कि कैसे फिजिक्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर किए जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट सबको मालूम है काफ़ी ईजी रहता है क्योंकि उसमें कंपटीशन कम रहता है। बिकॉज जो क्लास 12th वाले होते हैं उनका सिलेबस उस लेवल का प्रिपेयर नहीं होता है जिस लेवल का ड्रॉपर्स का होता है। तो ये बेसिकली कि ड्रॉपर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, हाउ टू स्कोर 60+ इन फिजिक्स। उसमें मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बताई है, बट ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं तुम लोग को वो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो जनरली हम कमिट करते हैं और उस मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्कोर 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स इन जेईई मेंस 2022। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट अटेम्प्ट क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ईजी रहता है। फर्स्ट, इंप्रूव कैलकुलेशन स्पीड। जो फिजिक्स का जेईई मेंस 2021 का पैटर्न था उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल वो मॉडर्न फिजिक्स में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछते हैं तो अब वो डेसिमल में जब कैलकुलेशन आने लगती है तो वो टाइम ले जाती है। मतलब जो क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकता है वो 4 मिनट ले जाता है। तो इसलिए तुम कैलकुलेशन स्पीड पे अपने वर्कआउट करो और कैलकुलेशन स्पीड पे वर्कआउट करने का एक ही मेथड है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स प्रैक्टिस करो या फिर तुम मैथ्स अपनी थोड़ी और स्ट्रेंथन करो क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा रहता है। तो अगर मैथ्स तुम्हारी अच्छी है तो फिजिक्स का कैलकुलेटिव पार्ट तुम्हें नहीं प्रॉब्लम करेगा, फिर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की बात आएगी। आई होप ये समझ आ गया होगा। सेकंड, स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द वेटेज। वेटेज वाइज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कह रहा मैं तुम अभी से लेकर डिफिकल्ट चैप्टर्स बैठ जाओ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आए इन 2 सालों में। जो चैप्टर्स तुम्हें 2 सालों में नहीं समझ में आए उनको नहीं पढ़ना है। जो ईजी और मीडियम चैप्टर्स हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है स्कोर 60+ इन फिजिक्स, उसमें मैंने बताया है कि ईजी चैप्टर्स कौन से हैं और मीडियम चैप्टर्स कौन से हैं। इन चैप्टर्स को कवर करके तुम 60+ स्कोर कर लोगे। और डेफिनेटली यार ऐसा तो है नहीं कि तुमने जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे वो 2 साल में एक भी डिफिकल्ट चैप्टर पे तुम्हारा कोई कमांड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है, इनमें से एटलीस्ट एक चैप्टर पे तो तुम अच्छे हो गए। मैग्नेटिज्म हो गया, तो इन 4 में से 1-2 चैप्टर पे भी अच्छे हो तो तुम्हारे 70+ ईजिली स्कोर हो जाएंगे अगर तुमने ईजी और मीडियम कर रखे हैं। तो वेटेज वाइज पढ़ना काफ़ी नेसेसरी होता है, उससे तुम्हें एक आइडिया भी लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम का अगर वेटेज देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पता लगेगा कि एरिया वाले क्वेश्चंस आते हैं, रेंज ऑफ टावर वाले क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो पता लगेगा पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस आते हैं, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे एक आइडिया भी लगता है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड, इंप्रूव पेपर सॉल्विंग स्पीड। अब ये कैलकुलेशन स्पीड अगर इंप्रूव होगी तो पेपर सॉल्विंग स्पीड जरूरी नहीं इंप्रूव हो, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना जरूरी है। उसके लिए मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। बट पेपर सॉल्विंग स्पीड के लिए प्रैक्टिस 2 मॉक टेस्ट पेपर्स अ वीक। एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। एक वेडनेसडे को दे सकते हो, एक संडे को दे सकते हो। और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स देने नहीं है, उनको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज करने से तुम्हें पता लगता है कि ये अगर तुम्हें कोई नया क्वेश्चन दिखता है तो तुम उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। अगर तुमने वो क्वेश्चन आज से पहले कभी भी नहीं देखा है तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और वो जो कॉपी बनाई है तुमने लिस्ट ऑफ न्यू क्वेश्चंस की उसको अपने साथ रखो जेईई मेंस 2022 तक, और जस्ट 2 वीक्स पहले उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो तुम्हें एक डिफरेंट वे दे देते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रहते हैं वो हर कोई कर रहा होता है, लेकिन जो एक यूनिक क्वेश्चंस रहते हैं वो कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो उस यूनिक क्वेश्चंस का तरीका यही है, तुम मॉक टेस्ट पेपर दो और जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, उस फॉर्मूले को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो और फिर उसको जेईई मेंस 2022 तक अपने पास रखो ताकि बाद में रिवीजन हो सके। फोर्थ, कीप रिवाइजिंग फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली शॉर्ट नोट्स कुछ लोग बनाते हैं, उसमें फॉर्मूलेज इंक्लूड रहते हैं फिजिक्स के। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुमने कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा भी ली तो, लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक किया कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है पर्टिकुलर, तो तुम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए फॉर्मूले याद रखना जरूरी है कि पहले पता तो लगे इस क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज कौन से हो रहे हैं। अगर तुम्हें यही नहीं मालूम कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है तो तुम्हें कैलकुलेशन तुम्हारी जितनी भी स्ट्रांग हो तुम वो क्वेश्चन लीव ही करोगे। और आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्रस्ट मी। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है तो A-4/A इंटू जो उसका Q वैल्यू दिया रहता है वो एक फॉर्मूला हो गया। तो वो डायरेक्ट अगर तुम्हें याद है तुम उसको अप्लाई कर लोगे। अब अगर वो तुम्हें नहीं याद है तो पहले तुम उसका मोमेंटम कंजर्व कराओगे, काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन वगैरह निकाल के, तब जाके तुम एक फॉर्मूले पे अराइव हो। और उस फॉर्मूले पे अराइव होने में ही 2 से 3 मिनट लगता है। तो ऑलरेडी जिस क्वेश्चन में तुम्हें 2 से 3 मिनट देना चाहिए तुमने उसमें 5 से 6 मिनट लगा दिए। उसके बाद कैलकुलेशन अलग से, वो भी मॉडर्न फिजिक्स है तो उसमें डेसिमल ज्यादा रहते हैं।
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने फॉर्मूले तुम्हारे सामने आ रहे हैं इस प्रिपरेशन में, उन सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन करो। ऐसा कभी मत करना कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तुम नहीं जानते वो कब क्या पूछ दें, हो सकता है वो पैटर्न बदल दें, हो सकता है वो वेटेज चेंज कर दें, हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम से एक भी क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है। चांसेस कम है बट ऐसा हो सकता है। तो कभी भी किसी भी फॉर्मूले को नेग्लेक्ट नहीं करना। जेई मेंस में एडवांस में यही डिफरेंस है कि मेंस में अगर तुम्हें फॉर्मूले अच्छे से याद हैं सारे तो तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। जेई एडवांस में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होती है। यहां मैंने लिखा है हेल्प्स यू टू स्ट्राइक द कॉन्सेप्ट इजीली, वहां पे स्ट्राइकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स की बात करूं मैं, मैथ्स में क्या होता है कि फॉर्मूले याद हैं तो थोड़ा सा हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे, जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन आता जाएगा। केमिस्ट्री में तो रटना होता है, केमिस्ट्री में याद ही करना होता है, लेकिन फिजिक्स में कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हर वीडियो में बताता हूं, रीड ऑल चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चैप्टर की होनी चाहिए। जो फॉर्मूले एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी डिफिकल्ट चैप्टर से भी आसान क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उससे तुम्हारा फ्लक्स का जो गॉस लॉ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले से वो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, या इंटीग्रेशन करवा देंगे वो पूछ लेंगे। तो वो एक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की जो एडिशनल एक्सरसाइज दी है उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तुमको। तो सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ना, रीड जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा तुम जाके अगर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, बट अगर टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स रीड करके जाओ, क्योंकि उसकी जो थ्योरी रहती है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। और मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एनसीईआरटी भी करोगे तो तुम्हारे अच्छे स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो थ्योरी रहती है उसी में फॉर्मूले दिए रहते हैं, उसी में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ने। 6th और 7th पॉइंट में मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें कि मेन अब तुम्हें कौन सी बुक्स पे फोकस करना है अब, और किसी बुक पे भागने का अभी फायदा नहीं है। डेफिनेटली कुछ लोगों ने सिंगेज अरिहंत ले रखी होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बैड बुक्स, दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट वो जेई एडवांस्ड ओरिएंटेड रहती हैं थोड़ा सा। और अभी जेई मेंस पे जो फोकस कर रहे हैं, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो जेई मेंस पे फोकस कर रहे हैं, जिनको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इन सब कॉलेजेस में जाना है। काफी लोग डेफिनेटली आईआईटी का सपना लेके आते हैं, बट कुछ लोग सोचते हैं कि हम जेई मेंस पे फोकस कर लें, उससे भी एक अच्छे रैंक पे काफी अच्छी ब्रांच का कॉलेज मिल जाएगा तुमको। तो जो लोग जेई मेंस पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं कि ये अब तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये जो 2 बुक्स बता रहा हूं मैं, उनके जो अंदर सब टॉपिक्स बताएं उनको अच्छे से कवर कर लेना। सिंगेज जेई एडवांस ओरिएंटेड, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारे पास एडवांस के लिए 2-3 महीना रहेगा जिसमें वो बुक कंप्लीट की जा सकती है। तो पहली बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अरिहंत वाली मैंने खरीदी थी, बहुत अच्छी बुक है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर, अगर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर जो है वो डेफिनेटली जेई मेंस में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, उनको ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा, फ्रेम कर देंगे उनको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और इसमें भी तुम्हें जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स जो हैं वो अगर कर लो, पहले जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स करो। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न फिजिक्स, इनके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले कर लो। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कार्नोट इंजन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, इनके पहले कर लो। फिर टाइम बचता है, मैं फिर से कह रहा हूं टाइम बचता है तब करो। हमेशा वेटेज वाइज पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा वहां स्कोर करना इजी रहेगा। दो इट इज स्टिल अनप्रेडिक्टेबल, वो लोग वेटेज चेंज कर सकते हैं बट उसके कम चांसेस हैं। कुछ चैप्टर्स तो फिक्स हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो बहुत इररेगुलरिटी हो जाएगी, और वो मुझे उम्मीद है कि एनटीए ऐसी इररेगुलरिटी नहीं प्रोड्यूस करने वाला है, इसलिए सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो पहले जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे क्वेश्चन करो। अगर तुम कहना तो मैं हर सब्जेक्ट के जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स बता दूंगा कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी बता दूंगा। 7th बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर। मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में कि इससे इंपॉर्टेंट बुक कोई नहीं है अगर तुम जेई मेंस को टारगेट कर रहे हो तो। ऑब्जेक्टिव 1 प्लस वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। ऑब्जेक्टिव 1 पहले करना, वर्कड आउट एग्जाम्पल्स बाद में करना। ऑब्जेक्टिव 1 ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव 1 में हर वो क्वेश्चन होता है जो जेई मेंस में पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो डायरेक्ट सेम डेटा के साथ वो क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि उनको एज सच बहुत ज़्यादा सोर्सेज, डेफिनेटली उनके पास सारी बुक्स अवेलेबल रहती है, लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इजी डालें जो हर कोई कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस तुम जरूर करके जाना और वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस आसान है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं इस बुक में जिसके ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस जो एंड वाले हैं वो काफी टफ है, तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जेई एडवांस लेवल है या मेंस लेवल है, दोनों के बीच का लेवल है। फिर बात करें वर्कड आउट एग्जांपल्स की, तो वर्कड आउट एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के ही हैं कुछ, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि वर्कड आउट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट,
क्योंकि एग्जाम अगर अभी तुम एक्सरसाइज नहीं किए हो तो ये दोनों तो करके जाओ, उन लोग के लिए जिन्होंने अभी तक HC वर्मा को टच भी नहीं किया है। तो ऑब्जेक्टिव 1 प्लस वर्कड आउट एग्जाम्पल्स कर लो, और अगर कोचिंग जाते हो तो कोचिंग की मॉड्यूल पहले खत्म करना इन दोनों बुक से। आई रिपीट कि अगर कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग की मॉड्यूल्स, DPP शीट्स इन दोनों मॉड्यूल से पहले कंपेयर करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हर एक बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के तुमको देते हैं। तो ये था पूरा कि कैसे 99 परसेंटाइल स्कोर किया जाए फिजिक्स में। अगर तुम्हें समझ आ गया होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे बता देना। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।